आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए, अपने मुद्दे बता दिए। मोदी ने 32 मिनट के भाषण से एक साथ 3 मोर्चों को मैसेज दिया। 2022 से पहले मोदी का आज का भाषण अहम है, इसे विरोधियों ने भी बहुत गौर से सुना। आखिर 32 मिनट में मोदी ने क्या बड़ी बातें कही, आपको 3 मिनट में समझाते हैं। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। हर हर महादेव। मोदी की भाषा, मोदी के वस्त्र, मोदी के सियासी अस्त्र, सब कुछ काशी में दिखा। प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र में थे। जो तस्वीरें सामने आई, उन दृश्यों की परछाई 2022 तक नजर आई। काशी की धरती से नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 2022 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। सरल शब्दों में कहें तो मोदी ने अपने संगठन, अपने वोटरों और विरोधियों को एक साथ सीधा संदेश दिया। किन मुद्दों पर लड़ेंगे और किसके चेहरे पर लड़ेंगे, सब कुछ साफ कर दिया। काशी पहुंचे नरेंद्र मोदी ने विकास को छूते हुए वोटरों के दिलों को टटोला, अपनी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड और खुद का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। बेहतर सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी, सुंदर होती गलियां और घाट, ये चिर पुरातन काशी के उस काशी की नूतन अभिव्यक्ति है। नरेंद्र मोदी ने करीब 30 मिनट के भाषण में 2022 का चुनावी ब्लूप्रिंट पढ़कर सुनाया। हर लाइन का सारांश यही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सेनापति योगी की अगुवाई में युद्ध के लिए तैयार है। आज मोदी ने जो कहा, वो क्यों कहा, उन शब्दों के पीछे का मकसद क्या है, इसका विश्लेषण हम करेंगे। क्योंकि मोदी के एक एक शब्द 2022 में बीजेपी की रणनीति का रोड मैप है। विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने पहुंचे नरेंद्र मोदी 32 मिनट 37 सेकंड बोले। मोदी के भाषण का सबसे अहम हिस्सा योगी की तारीफ का है। करीब 4 मिनट 30 सेकंड तक मोदी ने सिर्फ और सिर्फ योगी की तारीफ की। करीब 11 मिनट अपने संसदीय क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड पढ़कर सुनाया। 45 सेकंड भोजपुरी में बोलकर पूर्वांचल के वोटरों को सीधा संदेश दिया। 4 मिनट कोरोना की दूसरी लहर के शिकार बने परिवारों की पीड़ा पर बोले। 90 सेकंड कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं की हौसला अफजाई की। 3 मिनट उत्तर प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की स्टेटस रिपोर्ट पर बोले। 1 मिनट मुफ्त वैक्सीन पर बोले। करीब 2.5 मिनट योगी के यूपी मॉडल पर बोले। कृषि कानून को लेकर चल रहे आंदोलन को देखते हुए 2 मिनट किसान और फसल पर भी बोले और 1 मिनट संभावित तीसरी लहर पर बोलते हुए सभी को चेतावनी दी। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। मोदी ने अपने भाषण से चुनावी मुद्दों और उन मुद्दों को लेकर 2022 का चुनावी माहौल तैयार कर दिया। उन्होंने लोगों की पीड़ा सबसे पहले छुई। कोरोना के उस दौर में जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उन्हें सलाम किया। जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है, उनके प्रति उन्होंने संवेदना दिखाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भाई भतीजावाद के नाम पर न सिर्फ विपक्ष को घेरा,
बल्कि योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं 2022 को अगर आप देखें तो उस चुनाव के एजेंडे में ही फिट होता है। यानी कि वाराणसी के इस जमीन से 2022 की चुनावी तैयारियां पूरी दिखाई देती हैं। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। कोई भी जंग जीतने के लिए आपको चाहिए वीर योद्धा, कुशल सेनापति जो पूरी सेना को लीड कर सके युद्ध के मैदान में। और आज एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने की कोशिश की है। उन्होंने नाम लेकर सेनापति का जिक्र किया, यानी सेना को, योद्धाओं को, सेनापति सभी को साफ संदेश। जिस पूर्वांचल की धरती से मोदी ने हुंकार भरी, उसी पूर्वांचल में पंचायत चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। जिला पंचायत के चुनाव में मोदी के काशी और योगी के गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई। 2017 के विधानसभा, 19 के लोकसभा में क्लीन स्वीप करने वाली पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। इसे आंकड़ों से समझिए। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में बीजेपी के 134 सदस्य जीते, समाजवादी पार्टी के 202 मेंबर जीते, बीएसपी के 95 उम्मीदवार जीते, जबकि 426 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। यानी नंबर 1 पर निर्दलीय जीते, दूसरे नंबर पर सपा और तीसरे नंबर पर रही बीजेपी। दूसरी लहर के प्रबंधन और पंचायत चुनाव के विपरीत परिणाम के बाद बीजेपी में चिंतन और मंथन का दौर शुरू हुआ। संगठन की तरफ से बड़े बदलाव के विकल्पों पर चर्चा की खबरें आईं और इन खबरों में सीएम बदलने से लेकर संगठन की तरफ से योगी पर अंकुश लगाने तक 2022 में बिना चेहरे के चुनावी रण में उतरने के कयास तक लगा दिए गए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने योगी पर सभी सवालों पर विराम लगा दिया। मोदी ने योगी पर बड़ा बयान दिया। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। मोदी ने अपने अंदाज में, अपने शब्दों में योगी की वर्किंग स्टाइल की संपूर्ण व्याख्या की। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी के मुंह से योगी की तारीफ को एक लाइन में समझें तो यही है कि 2022 में चेहरा वही है। योगी के काम से, योगी के रिपोर्ट कार्ड से संगठन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश खुश है। उन्हें पूरे नंबर मिले हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। योगी और मोदी की यही केमिस्ट्री 2022 में कितनी काम आएगी, ये जनता तय करेगी। लेकिन मोदी ने योगी की तारीफ के बहाने बिना नाम लिए विरोधियों पर भी निशाना साधा। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी।
पैसा नहीं भेजा जाता था, तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। यह साफ हो गया कि कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले जिस तरीके से उनके एक ट्वीट से कंफ्यूजन फैला था, आज वो पूरी तरीके से साफ हो गया। याद करिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के दिन जब एक फोटो ट्वीट नहीं हुई, बधाई संदेश ट्वीट नहीं हुआ, तो उसके बाद ये कंफ्यूजन आया था। लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने वाराणसी में योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, यह साफ हो गया कि चुनाव का न सिर्फ आगाज है, बल्कि चुनाव के चेहरा कौन होगा, चुनाव में किसके नेतृत्व में जाएंगे, ये सब चीजें आज शीशे की तरह साफ हो गई। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। एहसास बीजेपी को भी है, प्रधानमंत्री को भी है कि 2022 की राह इतनी आसान नहीं है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। खास तौर पर कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रधानमंत्री गए थे, कोरोना और उसके बाद जो व्यवस्था कई जगहों पर स्वास्थ्य को लेकर चरमराई, उन सब को लेकर सफाई पेश करते नजर आए प्रधानमंत्री आज वाराणसी के मंच से। के चुनावी रण में मोदी के सियासी शस्त्र और अस्त्र क्या होंगे, ये लाइन आज क्लियर कर दी गई। यानी मुद्दा क्या होगा और चुनावी मौसम में विपक्ष पर कौन कौन से सियासी बाण बीजेपी के तरकच से निकलेंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। यहाँ आपको ये समझना है कि मोदी ने जिन मुद्दों को अपने भाषण में चुना, उन्हीं मुद्दों को सुनकर 2022 में यूपी की सरकार जनता चुनेगी। मुद्दा नंबर 1, दूसरी लहर के प्रबंधन को लेकर नाराजगी। मोदी का जवाब, महामारी के खिलाफ जारी है महाजंग। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की, वो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोगों को फोन करता था, तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। मुद्दा नंबर 2, वैक्सीन संकट का समाधान कब। मोदी का जवाब, मुफ्त वैक्सीन का महाअभियान जारी। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान से भी हम सभी को जुड़ना है, टीका जरूर लगवाना है। मुद्दा नंबर 3, क्योटो कब बनेगी काशी। मोदी का जवाब, क्रांतिकारी परिवर्तन जारी है। बेहतर सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी, सुंदर होती गलियां और घाट, ये चिर पुरातन काशी के उस काशी की नूतन अभिव्यक्ति है। मुद्दा नंबर 4, योगी के विकास मॉडल का क्या हुआ। मोदी का जवाब, योगी मॉडल से बदल गया उत्तर प्रदेश। डिफेंस कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो,
या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे, ये इस दशक में उत्तर प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने वाले हैं। मुद्दा नंबर 5, नए कृषि कानूनों से नाराज है किसान। मोदी का जवाब, किसानों की आमदनी बढ़ाई गई। सरकारी खरीद से जुड़े सिस्टम को बेहतर बनाना और किसानों को अधिक विकल्प देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। इस बार धान और गेहूं की रिकॉर्ड सरकारी खरीद इसी का परिणाम है। मुद्दा नंबर 6, तीसरी लहर आई तो क्या होगा? मोदी का जवाब, तैयारी पूरी लेकिन सावधानी जरूरी। 2022 के चुनावी दंगल में मोदी ने बड़ा दांव खेल दिया, लेकिन बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है 2017 की जीत को रिपीट करना। यूपी के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी का बूथ तो मजबूत है। आपको यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। साल 1985 में 16 सीटें जीती, जबकि वोट शेयर था 9.83%। साल 1989 में 57 सीटों पर विजय प्राप्त की और वोट शेयर रहा 11.61%। साल 1991 में राम मंदिर मूवमेंट का असर चुनाव में दिखा। बीजेपी ने 221 सीटें जीती और वोट शेयर था 31.45। साल 1993 में बीजेपी का वोट शेयर रहा 33.30%, जबकि सीटें जीती 177। साल 1996 में बीजेपी ने 174 सीटें जीती और वोट शेयर रहा 32.52%। साल 2002 में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और 88 सीटें जीती और वोट शेयर रहा 20.08%। साल 2007 में सिर्फ 51 सीटें जीती, वोट शेयर रहा 16.67%। साल 2012 में और भी कम हुई सीटें, सिर्फ 47 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर रहा 15.21%। साल 2017 में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 312 सीटें जीती। इस बार वोट शेयर रहा 39.67%। चुनौती बड़ी है और उससे पार पाने के लिए मोदी और योगी की जोड़ी खड़ी है। अभिषेक कुमार, वाराणसी, आज तक। तो मोदी की सेना तैयार है, लेकिन क्या है विरोधी सेना की काउंटर रणनीति? जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। इधर मोदी ने ऐलान जंग कर दिया तो उधर विपक्ष 2022 की सियासी जंग के लिए तैयार है। पूर्वांचल के बाद अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में ओवैसी की मौजूदगी से सियासी माहौल गर्म हो गया। हैदराबाद से आए ओवैसी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनके रोड शो का नजारा 2022 का ट्रेलर समझिए। ओवैसी ने सियासी नब्ज को थामा और मोदी की तरफ बाण चला दिया। उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट है देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने पहुंचे, उसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलने उतरी थी। प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन रिएक्शन ओवैसी पर आया। आप सबको मालूम है कि उनकी क्या इमेज है। बंगाल में उनको मुसलमानों ने नकार दिया, क्योंकि मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि ये वोट बांटने की राजनीति करने जा रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कैंडिडेट हार रहा है तो सीने पे हाथ रख के ये बात कह दो कि लोगों उसको जिता दो जो बीजेपी को हरा रहा है। अगर हिम्मत हो तो कह के बताएं। अब आपको दिखाते हैं कैसे भारत में मॉनसून वाली तबाही आई हुई है। बाढ़ और बारिश से तबाही की तस्वीरें तो हम कई दिनों से दिखा रहे हैं, लेकिन आज जो हम दिखाने जा रहे हैं, इस साल ऐसी तस्वीरें अभी तक नहीं आई हैं। देश में मॉनसून का दायरा बढ़ा, पूरे देश में मॉनसून छाया तो बाढ़ बारिश में होने वाले हादसे बढ़ गए हैं। कैसे राज्य दर राज्य कैसे बारिश और बाढ़ कहर बरपा रही है, देखते हैं। बाढ़ ने देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है।
कॉलोनियां डूब चुकी हैं, बस्तियों में बाढ़ है। बाइक बह रही है, संभाले नहीं संभल रही। स्कूटी तो खिलौने के माफिक तैर रही है। वाहन तो वाहन, इंसान भी बहे जा रहे हैं। जुगाड़ की नाव पर तैरती जिंदगानी। जहां देखो, जिधर देखो, पानी ही पानी है। भारत तीन ओर से समुद्रों, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा है। भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि इस कारण भारत बाढ़ की विभीषिका को लेकर संवेदनशील है और समूचे देश में ऐसे कई इलाके हैं जो कि हर साल बाढ़ का सामना करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, देश में बाढ़ का सामना करने वाले कुल इलाकों की संख्या 12.5% है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में बाढ़ का असर ज्यादा होता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बाढ़ से होने वाली कुल मौतों में से 20% अकेले भारत में होती है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले 64 सालों में 1,07,487 लोगों की मौत बाढ़ या फिर उसकी वजह से हुए हादसों में हुई है। यही नहीं, साल 1953 से लेकर 2017 के बीच बाढ़ से देश को 3,65,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो जीडीपी का 3% हिस्सा बताया जाता है। तो कुल मिलाकर बाढ़ से होने वाली त्रासदी और उसके नुकसान के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको दिखाते हैं, इस साल राजस्थान में मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। जी हां, रेगिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। राजस्थान के फतेहपुर से लेकर सीकर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बारिश भयंकर हो रही है इन जगहों पर। आलम यह है कि बिजली गिरने और जल भराव के चलते कई मौतें भी हो गई हैं। मंजर कुछ ऐसा है कि जैसे रेगिस्तान जलस्तान बन गया। डूबते तैरते, बारिश और बाढ़ से जूझते राजस्थान की इन तस्वीरों को देखिए। ये उस राजस्थान की तस्वीरें हैं जहां सूखा पड़ जाता है। लोगों को पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है। लेकिन इस वक्त रेगिस्तान में भी जैसे बाढ़ आई है, जिधर देखो पानी ही पानी है। सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। राजस्थान में मानसून की बारिश शुरू हुई तो रेगिस्तान भी जलस्तान बना नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको राजस्थान के फतेहपुर का हाल दिखाते हैं। रेगिस्तान में आई तबाही की बाढ़। फतेहपुर में डूब गए मवेशी, गाड़ी, घर-बार। ये देखिए कैसे राजस्थान का फतेहपुर इस वक्त टापू बना हुआ है। आधे आधे घर पानी में डूबे हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हैं। गाड़ी, गाय, भैंस, बकरी, घर सब कुछ पानी में है। पूरी की पूरी बस्ती डूब चुकी है। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। सैलाब ने सब कुछ अपनी आगोश में ले रखा है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये बिहार नहीं बल्कि राजस्थान का रेगिस्तान है। राजस्थान का ये वो फतेहपुर है जहां कल तक लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, और जब कुदरत ने पानी बरसाया तो बाढ़ सी आ गई। हम आपको ये भी बता दें कि कल यहाँ पारा 45 डिग्री के ऊपर चल रहा था, और जब सुबह बारिश हुई तो पूरा इलाका टापू बन गया। दुकानें डूब गई। पानी इतना बढ़ गया कि लोगों को अपना घर छोड़कर छतों पर शरण लेनी पड़ गई। सुबह हमने उठ करके देखा तो चारों ओर पानी पानी। हम अचानक ही छत पे चले गए। छत पे जाकर हमारी जान बचाई है।
प्रशासन को फोन किया, अभी तक उन्होंने कल से फोन कर रहे हैं नगर पालिका के द्वारा। आज कुछ ज्यादा पानी आया है? आज बहुत ज्यादा पानी। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान घर में कुछ बचा ही नहीं। अभी मान लो कल एक पिकअप खड़की आई थी, एक चूरी की आई थी, एक बाजरा की थी, वो सारा का सारा पानी में बह गया और कुछ भी नहीं बचा। बाछी है छोटी, वो पानी के अंदर है, वो खत्म हुई है। कितनी हुई है? 4 बाछी पानी में तैर के आई थी, उनको मैं पिकअप में डाल करके बाहर फेंक के आया हूँ। और बाकी जैसे गाय हैं वो पानी में है। अब पानी सूखने के बाद पता चलेगा कि कितनी गाय रखते हो आप? मेरे पास 35 गाय है। रेगिस्तान के जलस्थान बनने की एक और तस्वीर देखिए। तस्वीर राजस्थान के सीकर की है और आप देख सकते हैं कि कैसे मूसलाधार बारिश में 2 लड़के एक बाइक को संभाल रहे हैं, लेकिन पानी की तेज धार में बाइक इनके हाथ से छूटकर बहने लगती है। कुछ दूर तक पानी बाइक को बहा ले जाती है और आगे जाकर बाइक नाली में फंस जाती है। और किसी तरह ये लड़के बाइक को बचा पाते हैं। हम आपको बता दें कि सीकर में बहुत तेज बारिश हो रही है, रेल की पटरियां भी डूब गई हैं। अब रेगिस्तान में उफनते सैलाब का एक और मंजर देखिए। कैसे मूसलाधार बारिश से सैलाब आया और पूरा का पूरा मंदिर ही डूबने लगा। जैसलमेर में पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है। तालाब, नदियां, नाले सब लबालब हो गए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी मानसून की पहली बरसात आफतों की धार लेकर आई। यहां पहले तो आसमान से बिजली गिरी और खेत में काम करते हुए एक किसान की मौत हो गई। भीलवाड़ा शहर का मशहूर जैन मंदिर भी बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद एक शख्स नगर परिषद की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। तेज बारिश में नाले और सड़क का पता ही नहीं चला और नाले पर दीवार नहीं होने के चलते शख्स की नाले में डूबने से मौत हो गई। और तो और भीलवाड़ा में रेलवे अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक कार सवार डूबते डूबते बचा। किसी तरह उसने कार को डूबता हुआ छोड़कर अपनी जान बचाई। बारिश के साथ तूफानी हवाएं भी चली और टिन शेड उड़कर वाहनों पर आ गिरी। आज तक ब्यूरो। और अब आपको बाढ़ में बिलखते बिहार की ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो वाकई हैरान और परेशान करने वाली हैं। बिहार का सच ये है कि यहाँ हर बाढ़ से सबसे ज्यादा आबादी प्रभावित होती है और इस वक्त जो बिहार के हालात हैं बहुत खराब है। समस्तीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक बूढ़ी गंडक नदी ने तांडव मचाया हुआ है। गांव के गांव टापू बन गए हैं। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, पुलों को भी छूने लगा है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का तांडव। समस्तीपुर को अपनी आगोश में ले चुकी है बूढ़ी गंडक। ये बिहार में डूबते समस्तीपुर की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे ये मदरसा पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका है। पानी छत पर पहुंचने के लिए बेताब है। झोपड़ियां तो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि एक झोपड़ी के ऊपर लगा डिश एंटीना ही नजर आ रहा है। लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए जुगाड़ की नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर बढ़ चुका है कि पानी रेल पुल को भी छूने लगा है। और खतरे को देखते हुए दरभंगा समस्तीपुर डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। आज तक के रिपोर्टर रोहित बूढ़ी गंडक के खतरे के बीच पुल पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे। बिहार में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा समस्तीपुर के बीच रेलवे लाइन पर मौजूद हैं। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये आप देखिए, ये डाउन लाइन है दरभंगा समस्तीपुर के बीच जो रेल पुल है। और ये डाउन लाइन पिछले 1 हफ्ते से तकरीबन जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से बूढ़ी गंडक नदी का पानी जो है इस पुल को अब लगभग नीचे से
छूते हुए निकल रहा है और ऐसे में ये बेहद खतरनाक स्थिति है और रेलवेज ने एहतियातन इस डाउन लाइन पर जो ट्रेन का परिचालन है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिसके कारण जो है काफी सारी ट्रेनों को रद्द किया गया है और काफी सारी ट्रेनों के जो रूट में जो है वो बदलाव भी किया गया है। मुजफ्फरपुर में भी बूढ़ी गंडक से आई बाढ़। डूबी बस्तियां, गांव और घर-बार। बिहार के मुजफ्फरपुर का हाल भी बाढ़ से बेहाल है। लोगों ने अपने घरों की छतों पर शरण ले रखी है और जुगाड़ की नावों पर जिंदगी को खींच रहे हैं। बस्तियों में बाढ़ ने ऐसी घुसपैठ की है, तमाम इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों का हाल ऐसा है कि यहां जिधर देखो नाव ही नाव तैरती हुई नजर आएंगी। पानी तो एक हफ्ता से है यहाँ तक आया हुआ, लेकिन कोई ढाके पाने वाला नहीं है, न कोई पूछने वाला है। कोई पूछा? पिछले बार भी डूबल था, पर साल भी वही हाल हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बूढ़ी गंडक ने तबाही मचा रखी है। जल स्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर तक जा पहुंचा है, जिसके चलते नदी के तटबंध पर भी दबाव पड़ रहा है। शहर के शेखपुर ढाब, झील नगर, आश्रम घाट, 0 माइल चौक के लोगों से इलाके को खाली करवा लिया गया है। मुजफ्फरपुर के 16 में से 10 प्रखंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। जिला प्रशासन ने इन प्रखंडों की 83 पंचायतों को बाढ़ग्रस्त माना है। इन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हम आपको बता दें कि बिहार हर साल बाढ़ का दंश झेलता है। करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, सैकड़ों की संख्या में मवेशी मरते हैं, कई लापता हो जाते हैं जिनका कभी कुछ पता नहीं चलता। करोड़ों रुपए की फसल जलमग्न हो जाती है। हम आपको बता दें कि बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर बिहार की 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% इलाका बिहार का है। बाढ़ से प्रभावित होने वाली देश की कुल आबादी में 22.1% आबादी बिहार की है। इससे बिहार में बाढ़ से होने वाली विभीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। सारा नदी का उद्गम है नेपाल से, चाहे कोसी हो, चाहे कमला हो, चाहे बागमती हो, चाहे अधवारा हो, चाहे गंडक हो, सब नेपाल से आता है और वो गाद और पानी लेकर के आता है और जल पलावन की स्थिति हो जाती है। अब ये भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच का इशू है। लगातार भारत सरकार भी बात करती रही। 2004 से खास करके नेपाल में विराटनगर में ऑफिस खुला कि हाई डैम बनेगा इन सब नदियों के ऊपर, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। इवन डीपीआर में भी कोई मूवमेंट नहीं है। बिहार के मोतिहारी का भी इस वक्त बाढ़ से बुरा हाल है। तस्वीरें मोतिहारी के चकिया अनुमंडल की हैं। यहाँ तकरीबन गांव के 50 घर अब भी टापू बने हुए हैं। हर साल बाढ़ का पानी यहाँ आता है और बर्बादी के निशान छोड़ जाता है। आलम यह है कि 75 परिवारों ने इस वक्त ऊंची जगहों पर शरण ले रखी है। ये लोग खाना बदोश की जिंदगी जीने को मजबूर है। समस्तीपुर से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बाढ़ और बारिश की वजह से कई राज्य प्रभावित हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की ये रिपोर्ट। दिल दहला देने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र के जालना में एक बुजुर्ग व्यक्ति कैसे सैलाब के शिकार हो गए। देखिए इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र के जालना का ये वीडियो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। देखिए कैसे एक बुजुर्ग कुछ लोगों के साथ पुल को पार कर रहा था, तभी खौफनाक हादसा हो जाता है और बुजुर्ग सैलाब के साथ बह जाता है। महाराष्ट्र के जालना जिले की परतूर तहसील के एक गांव में ये दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बुजुर्ग शख्स सैलाब की तेज धार में बहा जा रहा है। 70 साल के बुजुर्ग देवराव नबाजी दिंडे एक दूसरे की मदद से नदी को पार करके अपने घर जा रहे थे, लेकिन नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था और वो खुद को संभाल नहीं पाए। गुजरात के द्वारका में भी बाढ़ का कहर है। आप देख सकते हैं कि गांव के बीच से सैलाब बह रहा है। कल्याणपुर गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ का हाहाकारी रूप देखने को मिल रहा है।
इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिससे हालात खराब हुए हैं। आज तक ब्यूरो।